हेलो फ्रेंड्स, हेलो नवोदियंस। आज साल का आखिरी दिन है और 2020 में बहुत कुछ हुआ। सबसे पहले तो मैं श्रद्धा सुमन चढ़ाना चाहूँगी उन सब पवित्र आत्माओं को जो इस कोरोना की वजह से हमारे बीच में नहीं रहे। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज अगस्त 2020 में मेरा रिटायरमेंट हुआ। तब से मैं घर के अंदर ही हूँ। आज मैंने सोचा क्यों न जाते हुए इस साल को विदा की जाए और नए साल का स्वागत किया जाए। मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ कि आने वाला साल हमें वो सारी खुशियाँ ला के दे जो ये पिछले साल ने हमें बिल्कुल बुरी तरह से झंझोड़ करके रख दिया था। तो चलिए, नए साल की शुभकामनाओं के साथ आज बैठे बैठे मैंने सोचा क्यों ना मैं वीना से कुछ अंतरंग बातचीत कर लूँ। वीना 1989 में नवोदय ज्वाइन करा था एज अ टीजीटी इंग्लिश। बहुत छोटी सी एज थी। 6 साल से कॉन्वेंट में जॉब कर रही थी और कॉन्वेंट में 6 साल में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा। धन्य है कॉन्वेंट। उन लोगों ने वाकई, उनके अंदर इतनी क्रिएटिविटी, इतना इनोवेशन होता है कि अच्छा लगा। मतलब मुझे जो मेरी पर्सनैलिटी को शेप करा उसके लिए मैं कॉन्वेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। फिर 1989 में मैंने नवोदय ज्वाइन करा। सबसे पहले तो मैं वीना की उन सभी उपलब्धियों को आपको बताऊंगी जो नवोदय में 31 साल सर्विस करके वीना ने पाया। मैंने काफ़ी ग्लेशियर जैसी ऊंचाइयों को छुआ। उपाध्याय जी थे और मिस्टर जी पाटनी जी थे मेरे प्रिंसिपल। ये सारा श्रेय उनको जाता है क्योंकि उन्हीं की ज़ोर ज़बरदस्ती में मैं उस काफ़नी ग्लेशियर में जा पाई। मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी। मुझे अपने ऊपर विश्वास ही नहीं था कि मैं काफ़नी ग्लेशियर चढ़ पाऊँगी। लेकिन सर ने कहा नहीं, आप ही जाएंगी और आपको ही जाना पड़ेगा। मैंने कहा मेरे पास कपड़े नहीं हैं। तो उन्होंने कहा चलो रानी के चलो, मैं आपको कपड़े दिलाता हूँ। खैर, काफ़नी ग्लेशियर को हमने छुआ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी जो नवोदय ने मुझे चांस दिया कि मैं ब्रिटिश कनेक्टिंग क्लासरूम प्रोजेक्ट की एक मेंबर थी। हमारा स्कूल, हमें काम मिला था और विल्टशायर ब्रिटेन में एक जगह है, उस स्कूल के साथ हमारा स्कूल जुड़ा था। तो मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिली और मैं भी ब्रिटेन पहुंची। ब्रिटेन देखा, वहाँ के लोगों से मिली, वहाँ का स्कूल सिस्टम देखा, बहुत अच्छा लगा। ये वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि थी मेरे लिए। फिर मैं अगला धन्यवाद देना चाहूँगी किरण चंद्रा मैम को, जो नेशनल इंटीग्रेशन मीट की इंचार्ज थी। शायद मैंने 4 या 5 बार एनआई मीट में पार्टिसिपेट करा। एक महीने हेडक्वार्टर रही और बहुत काम किया, बहुत कुछ सीखा मैडम से। और उस दौरान बहुत ज़्यादा मुझे एप्रिसिएशन भी मिला। मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं काम करती हूँ तो मन लगा के करती हूँ। उसके पश्चात जो अगला, जो बहुत खुशी, जो एक बहुत अच्छी चीज़ मेरी ज़िंदगी में हुई, वो हुई कि एनसीईआरटी जैसे ऊंची संस्थान में मैंने डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग किया और A+ लेकर के बहुत अच्छे मार्क्स आए और बहुत ज़्यादा मेरे को सब लोगों ने पसंद करा, मेरी काउंसलिंग को और मेरे वर्क को। तो नवोदय ने मुझे इतना कुछ दिया है। नवोदय के ही कारण मैं
ऑलमोस्ट सारा इंडिया घूम चुकी हूँ। अब घूमने की कोई इच्छा नहीं रह गई है बाकी। अब तो दिल करता है बस बैठो घर के अंदर और वो पुरानी यादों को सजो। नवोदय के ही कारण मैंने PGDT किया, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश। वहीं जाके मैंने M.Ed करा। मैं यहाँ से सिंपली MA B.Ed थी। वहाँ जाके मैंने M.Ed करा, लेकिन इतनी मूर्ख थी कि यही नहीं पता था मैं M.Ed क्यों कर रही हूँ या ये मैंने M.Ed क्यों करा है, मुझे क्या करना है। कितनी कमी थी उस समय कि करियर काउंसलिंग की, कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं तो एक बहुत बड़ी डिग्री लिए बैठी थी। ये बात होगी मेरे ख्याल से 92-93 की। तो उस समय तो मेरे को कॉलेज में जॉब मिल गया होता, लेकिन मेरे को पता ही नहीं था। मैं तो सिंपली यूं ही कर दिया कि खाली रहती हूँ तो चलो टाइम पास के लिए M.Ed कर लेती हूँ। M.Ed कर लिया। PGDT तो खैर इंग्लिश टीचिंग में मेरी बहुत हेल्प करी PGDT ने, उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। और मेरा अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी हुआ। उसके पश्चात ये सारी चीज़ें तो खैर मुझे दी ही नवोदय विद्यालय समिति ने, तो उन सब चीज़ों के लिए मैं नवोदय की बहुत आभारी हूँ। हर उन मेरे साथियों की, मेरे ऑफिसर्स की, जिन्होंने मुझे ये सब करने का मौका दिया। एक बार फिर मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आप सबको। तो मैंने सोचा आज बैठे बैठे कि क्यों ना बीना से बात कर ली जाए, बीना को बताया जाए, बीना के साथ डिस्कस किया जाए कि अरे तुमने क्या क्या गलतियाँ की लाइफ में। 1989 में कॉन्वेंट में पढ़ाती थी मैं, 6 साल से वहाँ पढ़ा रही थी। बड़ा नाम था, सम्मान था, डायरेक्टर की पोस्ट भी दी हुई थी, कल्चरल एक्टिविटीज़ के डायरेक्टर की। लेकिन नहीं, मैंने एक दिन फॉर्म भरा नवोदय का और नवोदय में सिलेक्शन हो गया। जब सिलेक्शन हो गया तो पता चला मेरा तो फर्स्ट पोस्टिंग बहराइच है। अब ढूंढा गया नक्शे में कि भैया बहराइच कहाँ है। ढूंढते ढूंढते पता चला वो माय गॉड ये तो नेपाल बॉर्डर में है। तो घर वाले तो बिल्कुल राज़ी नहीं हुए। उन्होंने कहा नहीं तू बिल्कुल नहीं जाएगी। छोटी भी थी, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं तो जाऊंगी, आप चलो मेरे साथ, एक बार देखेंगे, अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं वापस आ जाऊंगी। स्कूल वाले भी छोड़ने को तैयार नहीं थे, क्योंकि मैं वहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ाती थी और इंग्लिश और ज्योग्राफी का कॉम्बिनेशन बहुत मुश्किल से मिलता था उन दिनों। खैर पिताजी मेरे साथ गए, हम लोग गए वहाँ पे बहराइच में। तो पहले तो बहराइच को ही देख के लगा कि भगवान मैं कहाँ आ गई। फिर हम DIS ऑफिस गए, तो DIS ऑफिस वालों ने कहा कि आप फल मंडी चले जाइए, वहाँ स्कूल चल रहा है। हमने कहा ठीक है। हम फल मंडी पहुँच गए। गेट में पहुँचे तो अरे बाप रे, वहाँ का नज़ारा देख करके तो मुझे लगा ही मैं कहाँ आ गई। और मुझे एक बार के लिए लगा मुझे रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। फल मंडी में वो जो बड़ा सा प्लेटफॉर्म नहीं होता है जिसमें ऊपर टिन शीट लगी रहती है, जहाँ फल रखे रहते हैं, वहाँ पे क्लासेस चल रही थी। एक क्लास का मुंह एक तरफ उत्तर दिशा की ओर, तो एक क्लास का मुंह दक्षिण दिशा की ओर, एक क्लास का मुंह पश्चिम दिशा की ओर, और ऐसे करके टीचर्स बच्चों को पढ़ा रहे थे। खैर अंदर गए, हमने कहा थोड़ा और देख लेते हैं क्या है। तो उस समय लंच ब्रेक हो गया, तो हमें कहा कि पहले आप लोग लंच कर लीजिए फिर ज्वाइन कराएंगे। तो लंच में बड़ा अच्छा सिस्टम था, बहुत ही डिसिप्लिन वे में। वहाँ एक डॉक्टर KP सिंह थे आर्ट टीचर, तो वो हाउस मास्टर थे। तो उन्होंने टेबल पे खट से ग्लास को बजाया तो सारे बच्चे शांत हो गए। फिर खट से दोबारा बजाया तो बच्चों ने मंत्र उच्चारण शुरू कर दिया। फिर उसके बाद बच्चों ने चुपचाप खाना खाया, लेकिन कनखियों से मेरे को देखते जा रहे थे कि आखिर है कौन, ये कौन आई है हमारे स्कूल में। तो वहाँ मैं 7 साल रही। क्यों रही? इतने ऐसे माहौल में कि जहाँ मुझे जो कमरा मिला था ना, वो एक बड़ा सा कमरा था जिसमें न खिड़की थी न बाथरूम था, केवल उसमें 10-12 बेड लगे हुए थे और गेट के नाम पर एक बड़ा सा चैनल था।
उसमें पर्दा लगा हुआ था। तो सोचिए ऐसे माहौल में मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की नवोदय की। वहाँ रहते रहते हमें 5-6 महीने हुए थे, लेकिन उसके बाद हम शिफ्ट कर गए अपनी परमानेंट साइट में। लेकिन जो ज़िंदगी हमने उस छोटी सी जगह में उन बच्चों के साथ बिताई थी, वो वहाँ जाते ही बिखर गई, क्योंकि बच्चों के अपने हॉस्टल्स हो गए, टीचर्स के अपने रेजिडेंसेस हो गए, हर कोई बिखर गया, वो बात ही नहीं रही। लेकिन फिर भी नवोदय की तो आत्मा आप जानते ही हो कैसी है, कि हम एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते, बच्चों के बगैर। तो बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय करा मैंने। अपने 7 साल मैं वहाँ रही और उन 7 सालों में बहुत कुछ देखा, बहुत अच्छा भी देखा, ऊंचाइयाँ भी देखी, टूटते हुए भी देखा, बिखरते हुए भी देखा, उस स्कूल को संभलते हुए भी देखा। खैर 1995 में मेरा प्रमोशन हो गया और मैं एज पीजीटी मेरा ट्रांसफ़र मुज़फ़्फ़रनगर हो नहीं गया, मैंने लिया। तो सबने कहा कि अरे बाप रे, कहाँ जा रहे हो, तो एशिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल इलाका है, कहाँ जा रही हैं आप? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे घर के पास है, क्रिमिनल इलाका है तो क्या हुआ, वो इलाका होगा ना, स्कूल थोड़ी होगा, बच्चे थोड़ी होंगे। खैर चलेगी। वहाँ जा कर के वाकई लगा कि गलत नहीं कहते हैं मुज़फ़्फ़रनगर के बारे में। तब की बात कर रही मैं, 1995 की। वहाँ के लड़के, उनकी मैं कमर तक आ रही थी, इतने लंबे लंबे लड़के थे। तो जब असेंबली में मैंने देखा, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी, तो मैंने उन बच्चों को कहा कि बेटा ये मत सोचना कि मैं छोटी सी हूँ, तो मेरी हाइट कम है, कि मैं छोटी सी हूँ तो आप मेरे को बेवकूफ़ बना लोगे। मैंने कहा सबसे पहले मैंने अपनी लाइफ में 1982 में डिग्री कॉलेज से नौकरी शुरू करी थी। 6 महीने डिग्री कॉलेज में पढ़ाया था, फिर उसके बाद कॉन्वेंट में पढ़ाया। मतलब अब आई हूँ मैं आप लोगों के पास और 7 साल में नवोदय की लाइफ को देख चुकी हूँ। खैर बच्चों ने कहा ठीक है। अब मैं इंग्लिश पढ़ाने, मेरा क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट था तो मैं इंग्लिश पढ़ाती थी। बच्चों से हम बच्चों की तरह से रहते थे, कभी मैं टीचर की तरह से नहीं रही। बहुत ही फ्रेंडली हम लोग रहते थे, मैं और छवि। हम दोनों के दोनों उनके साथ शैतानियाँ भी किया करते थे। वहाँ जो घटना हुई वो थोड़ा सा मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा, क्या बताऊँ, जिसने मतलब मेरी मेडिकली हेल्थ वाइज मेरी हेल्थ वहाँ से ख़राब हो गई। क्या हुआ था कि मेरठ में गेम्स एंड स्पोर्ट्स के वो क्लस्टर मीट चल रही थी, तो करीब 7-8 स्कूल वहाँ जमा होते थे और एकदम मेरे ज्वाइन करने के मेरे को लगता है हार्डली 15 दिन के बाद मेरे को कहा कि मैडम आपको जाना है बच्चों की टीम लेकर के, और 35 बच्चे थे। मैंने कहा ठीक है, मैं चली गई। मेरे साथ SUPW की एक मैडम थी और एक कॉन्ट्रैक्ट वाले सर थे। हम वहाँ गए, खूब उत्साह से हमने भाग लिया। मेरे बच्चे हर जगह चैम्पियन थे और फाइनल चैम्पियनशिप भी हमारे स्कूल को मिली। तो बच्चों ने कहा मैडम शाम को, क्योंकि होना था प्रोग्राम, क्लोजिंग सेरेमनी, उन्होंने कहा मैडम हमें चर्च दिखा दीजिए। मैंने कहा ठीक है चलो। हम चर्च चले गए, मैंने बच्चों को चर्च घुमाया। वहाँ से लौटे तो प्रोग्राम था, तो वो मीटिंग थी प्रिंसिपल ऑफिस में हम सब की, स्काउट्स की। तो मैंने देखा कि प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर 2-3 गनमैन खड़े हैं। तो पता नहीं क्यों एक माथा सा ठनका कि गनमैन क्यों खड़े हैं, ये तो सुबह से थे नहीं, अभी क्यों हैं। लेकिन मैंने सोचा हो सकता है ना। अब मुझे पता नहीं था कि यहाँ का माहौल कैसा है। चले गए वहाँ पे, मीटिंग शुरू होने वाली थी कि फ़ोन की घंटी बजी, सर के पास रखी हुई थी, प्रिंसिपल के पास। तो उन्होंने कहा कि भाई वीना रावत कौन है। मैंने कहा सर मैं हूँ। आप टिहरी गढ़वाल से हो?
तो मैं एकदम से चुप हो गई, क्योंकि मैं टिहरी से नहीं हूँ, मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ। तो मैंने कहा सर वीना रावत तो हूँ मैं। कह रहा है टिहरी गढ़वाल से आपके भाई का फ़ोन है। तो मैंने कहा चलो सुन लेती हूँ। तो वहाँ से आवाज़ आई कि मैडम आप वीना रावत बोल रही हैं? मैंने कहा हाँ। उसने कहा मैं ना स्कूल कैप्टन बोल रहा हूँ मुजफ्फरनगर नवोदय से। तो मैंने कहा हाँ बोलो। तो कहने लगा मैडम बहुत बड़ा पंगा होने वाला है, मारपीट होने वाली, आप तुरंत वहाँ से भाग आइए बच्चों के साथ। तो फिर उसने कहा कि अच्छा मैं दूसरे की बात कराता हूँ, आप बताइएगा ये कौन बोल रहा है। मैंने कहा ठीक है। उससे बात कराई मैंने, उससे भी नाम बता दिया उसका भी। तो उन्होंने कहा मैडम तुरंत आ जाइए, होने वाला है, ये हमारे बच्चे पिटने वाले हैं। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा माहौल ही नहीं देखा था कभी। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा अरे हमारी पंगा रहता है मेरठ और मुजफ्फरनगर का। बात ख़त्म ही हुई थी कि एक लड़का खून से लथपथ प्रिंसिपल ऑफिस में आया, चिल्लाया मैडम मैडम मार दिया उन्हें, मार दिया। अब मैंने आओ ना देखा ताओ नहीं देखा, और मैं भागी वहाँ से। और भागते भागते मैं उस बिल्डिंग में चढ़ गई। बिल्कुल अंधेरा था, उस बिल्डिंग में अंडर कंस्ट्रक्शन थी। तो जैसे ही मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लगी दौड़ दौड़ करके, तो एक आवाज़ सुनाई दी मुझे, अरे इसकी इनकी मैडम आ रही है, भागो भागो भागो। और सारे बच्चे धम 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 की आवाज़ें आई कूदने की। बच्चे वहाँ से निकल गए। अब मैं ऊपर गई तो एक भी बच्चा नहीं, ना मेरठ के बच्चे ना मुजफ्फरनगर के बच्चे। तो मैंने पूछा उनसे, मैं आवाज़ें लगाने लगी, बेटा कहाँ आए कहाँ हो? तो फिर जब बच्चों को लगा कि हाँ ये हमारी मैडम है, तो आवाज़ आई मैडम हम यहाँ हैं। तो उस बिल्डिंग के कमरे के कॉर्नर में वो लाशों के ढेर की तरह से एक के ऊपर एक बचने के लिए पड़े हुए थे। खैर उन्होंने उठाया तो किसी का पाँव टूटा हुआ, किसी का हाथ टूटा हुआ, खून ही खून हो रखा वहाँ पे। मैं तो पागल हो गई। फिर पाटनी सर आए। पाटनी सर ने कहा चलो मैडम तुरंत हॉस्पिटल चलते हैं। ले गए। किसी तरह से मैं बच्चों को हॉस्पिटल ले गई। फिर मैंने कहा कि प्रिंसिपल साहब ने कहा आप ले जाइए इनको, क्योंकि ये मेरठ के बच्चे वो दोबारा मार सकते हैं। तो रात 12 बजे सोचिए मेरठ की सड़कों में उन दिनों, क्योंकि मोबाइल फ़ोन तो थे नहीं, पीसीओ था, तो पीसीओ ढूंढने में लग गए हमें। मेरे साथ वहाँ के कैटरिंग असिस्टेंट थे, शायद नईम जी नाम है उनका। तो हम लोग रात 12 बजे पीसीओ खुलवाया। फिर डीएम को फ़ोन किया मैंने, क्योंकि स्कूल में फ़ोन लगा नहीं। फिर उन्हें बताया कि सर ऐसा ऐसा हो गया है, मैं क्या करूं, मेरे प्रिंसिपल साहब से मेरी बात करा दो। फिर सर ने कहा वीना तुम आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। अब हमारा एक बच्चा गायब था, उसका अलग टेंशन। खैर पूरे रास्ते मेरी आंखें खोजती रही। केवल होश में एक लड़का था, बाकी सारे बच्चे बेहोश थे चोट के कारण। और एक गनमैन वहाँ बैठा हुआ था गाड़ी में। हम लोग गए, स्कूल पहुँचे सुबह 5 बजे। और 5 बजे फिर उसके बाद बहुत कुछ हुआ, लेकिन उस घटना ने मेरे को इतना कमज़ोर कर दिया कि मैं आज भी हार्ट प्रॉब्लम से परेशान हूँ। क्योंकि आज भी मैं डर जाती हूँ, ज़रा सा शोर होता है मैं डर जाती हूँ। उन दिनों तो मैं रात में चलने लगी थी नींद में, मैं बड़बड़ करती थी। मैंने वैसे किसी को नहीं बताया था, लेकिन घर में जब मैं सोती थी तो मैं सबके नाम लेती थी बच्चों के, इधर आओ मेरे पास कोई तुम्हें मार देगा। तो मेरी बहनें मेरा मजाक उड़ाती थी कि हाँ हाँ ठीक है हम तेरे ही पास हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। तो उस घटना से तो मैं इतना घबरा गई थी ना, मुझे नहीं पता था कि इतना भयंकर होता है इन लोगों के बीच में आपस में। खैर लेकिन मुजफ्फरनगर का स्कूल, क्या स्कूल है, क्या बच्चे हैं। वो अपने लिए नुकसानदायक थे, लेकिन टीचर्स का उन्होंने इतना सम्मान किया। और बिल्कुल फ्रेंडली माहौल था, लाइवली माहौल था वहाँ का। हम सब बहुत एंजॉय करते थे, और हमें पता होता था कि तीसरे दिन फिर मार पिटाई होगी। खैर किसी तरह से 5 साल वहाँ गुजरे, और 5वें साल में अचानक एक दिन
आ गया मेरा ट्रांसफ़र ऑर्डर। अब उस ट्रांसफ़र ऑर्डर को देख कर के सब एकदम से परेशान हो गए, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट हमेशा अच्छा था। मैं बहुत सारे मेरे पास चार्जेस थे, मैं काम भी बहुत अच्छा करती थी, उसके बावजूद मेरा ट्रांसफ़र हो गया। तो इस समय बहुत बड़ा सेटबैक लगा मुझे। इसलिए लगा क्योंकि मैंने जब अपने डिप्टी कमिश्नर से बात की तो उन्होंने कहा कि आप सिंगल हो, आपको मैं कहीं भी कभी भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, और जाओ ना, उत्तराखंड की हो, उत्तराखंड में रहो ना। ये बात मेरे को बहुत चुभी, और उस दिन मेरे को वीना का साहस देख के मज़ा आ गया, क्योंकि वो दंदनाती हुई कमिश्नर साहब के पास पहुंच गई, और कमिश्नर सर से उसने सिर्फ एक सवाल करा था कि सर, मेरे को सिर्फ ये बता दीजिए कि आप मुझे एज एन एम्प्लॉय ट्रीट करेंगे या एज अ सिंगल वुमेन। तो उन्होंने कहा नहीं, आप तो हमारी एम्प्लॉई हैं। मैंने कहा क्या मेरे नियम अलग हैं मेरे लिए? कहने लगे नहीं, सारे नियम एक जैसे हैं। तो मतलब मेरा डिप्टी कमिश्नर ऐसा कह रहा है, तो कल तो ये नियम बन जाएगा। मतलब मेरे को तो ये कभी भी भगा देंगे जहाँ भी जाऊँगी। तो कमिश्नर साहब को बहुत गुस्सा आया। और मज़े की बात देखिए, उसमें रामा राव जी थे हमारे ऑफिस में, वो भी अनमैरिड। सर ने कहा उनके पास जाइए। उनके पास गई तो पता चला उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, वो भी सिंगल थे। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे को कैसे कह दिया उन्होंने, बड़ा बुरा लगा। खैर उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र बिजनौर हो गया, और बिजनौर में मैं निराश हो चुकी थी नवोदय से। मेरे को लगता था कि कुछ नहीं है, ये यहाँ पे क्या दुनिया है। काश ऐसा मेरे को 89 में हुआ होता तो शायद मैं नवोदय छोड़ के चली गई होती। खैर वहाँ पे मिस्टर एम के मट्टू जी प्रिंसिपल थे, बहुत अच्छे प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल ही नहीं थे, वो फादर भी थे, वो बड़े भाई भी थे, सब कुछ। वो बच्चों को दवाई नहीं देते थे, हॉस्टल में राउंड लगाते थे, और सिर्फ उन्होंने माथा टच करना और कहना अरे वाह तेरा तो गया ना, ये मैं एक दवाई कर रहा हूँ, मैं एक जादू मंत्र कर रहा हूँ। एक एक बच्चे का वो नाम जानते थे, एक एक बच्चे को पर्सनली पहचानते थे। तो उन्होंने मुझे फिर से जीने के लिए प्रेरित किया। मैं बिल्कुल ना हंसती थी, ना बोलती थी, ना मेरे को इच्छा होती थी मैं कुछ करूं। फिर मैं काम करने लगी, लेकिन सर बहुत कम समय रहे वहाँ। और उसके बाद जो प्रिंसिपल साहब आए, क्योंकि मेरे साथ साथ मुझे लग रहा है तब मेरा मिस फॉर्च्यून चल रहा था, सर भी चले गए, दूसरे प्रिंसिपल आए। तो उन प्रिंसिपल ने भी ऐसी घटनाएं हुई ना उस दौरान कि मैं बता नहीं सकती। कि मेरे को लगा कि अब मुझे लड़ना है, अब ऐसे करके नहीं जिया जाएगा। बहुत जी ली अभी तक की ज़िंदगी, अब लड़ना पड़ेगा अपने हक के लिए, क्योंकि काम में कभी मक्कारी नहीं की। तो खैर मेरा ट्रांसफ़र हो गया वहाँ से भी। मैं उत्तरकाशी चली गई, और उत्तरकाशी साबित हुआ मेरे लिए एक स्वर्णिम युग मेरी लाइफ का। वहाँ जा कर के मैं हर इंसान को जानने लगी। मैंने बहुत क्रिएटिव वर्क करा, मैंने कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत काम करा। मेरे हाथ में वेब कैमरा रहता था, वो इसलिए था क्योंकि वहाँ पे कुछ तो है नहीं, जाएं तो कहाँ जाएं। बहुत खूबसूरत है पुरोला का विद्यालय, और वहाँ मैंने सोचा कि वीना अगर मन लगाना है तो कुछ करो, कुछ क्रिएटिव करो। तो मुझे लगा इंग्लिश कमज़ोर है बच्चों की, कम्युनिकेशन स्किल बहुत कमज़ोर है। तो मैंने कहा चलो इसी को डेवलप किया जाए। ख़रीदा एक हैंडी कैम,
अब बच्चों को मैंने स्क्रिप्ट देती थी, बच्चे उसे रटते थे, फिर मैं उनकी वीडियोग्राफी करती थी। ना जाने कितनी वीडियोग्राफी करी मैंने, टीचर्स की, बच्चों की, स्टोर कीपर की, एलडीसी, यूडीसी, सब की करी। असिस्टेंट कमिश्नर मैडम आई वीना डंगवाल जी, उनकी भी करी बच्चों के साथ बात करते हुए। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। खैर आफ्टर 6 इयर्स मैं वापस चली गई दूसरी जगह, मुरादाबाद। इसलिए गई क्योंकि पहाड़ मेरे को सूट नहीं करते। मैं पहाड़ की हूँ, लेकिन मुझे पहाड़ में बिल्कुल भी मैं सूट, वो वहाँ का माहौल, वहाँ का मौसम, वहाँ के जो वेदर कंडीशंस है वो सूट नहीं करती हैं मुझे। तो इसलिए मुझे आना पड़ा। फिर मैं मुरादाबाद आ गई। मुरादाबाद आने पर भी लोगों ने मुझसे यही कहा कि वीना वहाँ मत जाओ, परेशान हो जाओगी। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, लाइफ में बहुत कुछ देख लिया है, तो चलो ये और सही। काफ़ी मजबूत हो गई थी मैं, परिस्थितियों ने बना दिया था। मुरादाबाद में बहुत अच्छा रहा। वहाँ पे हम कनेक्टिंग क्लासरूम से जुड़े। वहीं से मैंने डिप्लोमा इन गाइडेंस का एंड काउंसलिंग करा। वहीं पे मैंने इतना वर्क करा, इंटरनेशनल लेवल का वर्क करा। एक बार तो मैम आई थी, वीना डंगवाल जी आई थी हमारे स्कूल में, तो हमारे यहाँ चाइनीज़ फेस्टिवल मैं सेलिब्रेट करा रही थी। तो हमने करीब 70 फीट का एक ड्रैगन बनाया था, लंबा, और उसमें हम पूरे बीच वाले ग्राउंड में, असेंबली ग्राउंड में म्यूज़िक बजा दिया और आगे आगे एक नाचता हुआ चल रहा था। पूरा ड्रैगन को लेके स्कूल नाच रहा था। बहुत अच्छा लगा वो मैंने वीडियो शेयर भी करा था यूट्यूब में। तो ऐसे ही हमने कई हैलोवीन करा हमने। और हैलोवीन में वो लोग तो मास्क पहनते हैं, यूएस के लोग या बाहर के लोग जो हैलोवीन मनाते हैं, लेकिन हमारे बच्चों ने जो हैलोवीन की तैयारी करी ना, ओ माय गॉड, देखते ही बाप रे डर लग रहा था उन्हें। ऐसे ऐसे भूत बन के आए हुए थे वो। क्या आइडियाज़ होते हैं बच्चों के पास। उस दौरान मुझे लगा कि नहीं, इनको कुछ बताना नहीं है, बस ये बता दिया कि हैलोवीन क्या होता है, अब आपको हैलोवीन की तैयारी करनी है। चाइनीज़ न्यू ईयर में क्या करते हैं वो उसकी तैयारी करो। ऐसे ऐसे कई प्रोजेक्ट करे मैंने, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। खैर मुरादाबाद से भी मैं निकली तो मुझे चांस मिल गया हेडक्वार्टर में काम करने का, NLI नोएडा। वहाँ पे टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ पे मुझे एज अ कोऑर्डिनेटर मेरा ट्रांसफ़र हो गया। पंसर के साथ काम करने का मौका मिला। पंसर के साथ मैंने उत्तरकाशी में भी काम किया था। बहुत ही हार्ड वर्किंग, सुलझे हुए, बहुत अच्छे इंसान हैं। और वहाँ ट्रेनिंग में तो ऐसा लगता था कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इन्हीं जैसा कोई व्यक्ति होना चाहिए, जिसके अंदर अहम ना हो, जो बिल्कुल डाउन टू अर्थ हो, जो बोल रहा है वही वो कर रहा है, तब जाके मज़ा आता है किसी को भी ट्रेनिंग देने का। खैर हम लोग वहाँ गए, मिस्टर बोथियाल कमिश्नर थे, तो वो अक्सर आते थे, क्लास अटेंड करते थे, हमें देखते थे, स्टाफ से मिलते थे। तो उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा मेरे साथ। मैं उनकी भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे वो चंद साल वहाँ दिए जहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा। क्योंकि इतने एजुकेशनिस्ट आते थे, इतने एक्सपर्ट्स आते थे, DU से, NCERT से, इग्नू से, कि उनकी बातें सुन कर के लगता था कि अभी तक हम कहाँ थे। इतनी हाई लेवल की बातें करते हैं, इतनी प्यारी बातें करते हैं, और कितने डाउन टू अर्थ, घमंड नहीं जरा भी। सबसे बड़ी बात कि उनके अंदर घमंड नहीं। तब मैं देखती थी अपने आसपास तो मुझे लगता था हमारे अंदर कितना अहम भरा हुआ है उस कुर्सी का, और इनको देखो,
ये लोग कितना कुछ कर रहे हैं समाज के लिए, ये क्या हैं समाज के, उसके बावजूद भी इनके अंदर ज़रा भी अहम नहीं है। बस देना 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 उनका होता था। हम कितना दे दें, कितना बता दें, कितना सिंप्लीफाई कर दें। तो उन लोगों के साथ बहुत मज़ा आया। लेकिन वहाँ के पोल्यूशन के कारण मैं बहुत परेशान हो गई, और पोल्यूशन से मेरे को अस्थमा डेवलप होने लगा, तो मुझे वहाँ से निकलना पड़ा और मैंने ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र ले लिया और मैं आ गई देहरादून। देहरादून मेरा लास्ट डेस्टिनेशन था। मेरे पास केवल 1.5 साल था और उस 1.5 साल में मुझे अपने उत्तराखंड के लिए कुछ करना था, तो बहुत कुछ करा। कईयों से मिली मैं, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों से मिली, और सभी का आशीर्वाद रहा मेरे साथ, सभी की शुभकामनाएं रही। बहुत कुछ करा और बहुत कुछ करना चाह रही थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। मेरे रिटायरमेंट का टाइम हो गया, लॉकडाउन शुरू हो गया था, तो मैं कुछ जो करना चाह रही थी वो मैं कर नहीं पाई। हाँ, हम मिले, हम शिक्षा मंत्री जी से मिले, मिस्टर निशंक जी से, और उनसे हमने बताया कि हमारे इस विद्यालय में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या किया जा सकता है। तो उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि वो करेंगे। अभी तक तो नहीं हुआ क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, हो सकता है आगे आने वाले समय में हो जाए और बहुत अच्छा होगा, क्योंकि देहरादून का स्कूल, वहाँ के बच्चे बहुत प्यारे बच्चे हैं। एक अंतर देखा मैंने प्लेन्स के स्कूल में और पहाड़ के स्कूल के बच्चों में। पहाड़ के बच्चे इतने इंट्रोवर्ट होते हैं, खुल के नहीं आते हैं, वो दूर से देखते रहेंगे, लेकिन पास आके कभी उन्होंने बात करने की कोशिश भी नहीं करी। तो उसके लिए हमें ही उनके पास जाना पड़ता था। मैंने कोशिश हमेशा ये की कि मैं बच्चों के साथ रहूं और बच्चों के लिए काम करूं, जिससे कि ये खुले, ये जाने की दुनिया क्या है, हमें क्या करना है। सब कुछ बहुत इंटेलिजेंट होते हुए भी, कला के धनी होते हुए भी, बहुत अच्छे सिंगर, डांसर, पेंटर, हर चीज़ थी उनके अंदर। लेकिन बस एक चीज़ जो मैंने महसूस की कि उनका खुल के ना जीना, खुल के ना मिलना अपने टीचर्स के साथ, वो बहुत ज़रूरी होता है। प्लान तो बहुत कुछ करा था। मैंने कोशिश की, एनसीईआरटी की मैडम डॉक्टर दयापंत जी को बुलाया। 3 दिन वो स्कूल में रही और 3 दिन में उन्होंने ऑलमोस्ट एक एक बच्चे को, एक एक टीचर को, सबको, सबकी काउंसलिंग करी और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसके बाद हमें अपने वहाँ का माहौल बदला हुआ सा दिखा। बहुत कुछ बच्चों ने सीखा होगा। वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है और वहाँ अच्छा लगा 1.5 साल। लेकिन 1.5 साल में मैंने एक बार भी ढंग से सांस नहीं ली, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पास समय कम है और मुझे बहुत कुछ करना है, और मैंने करा। मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो ये थी मेरी जर्नी, जो कि 1989 से स्टार्ट हुई और 2020 अगस्त को ख़त्म हो गई। और इस दौरान मैंने इतना कुछ पाया, इतना पाया कि मैं बहुत ऋणी हूँ नवोदय विद्यालय समिति की, कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया। और उन्हीं के कारण आज भी मैं बहुत अच्छे ढंग से जी रही हूँ। कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इतने लोगों से मिली हूँ कि मेरे पास काम की भी कमी नहीं है, अगर मैं करना चाहूँ तो। लेकिन अभी लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में सिर्फ आराम, गार्डनिंग, उसी में मज़ा आ रहा है। तो मैंने वीना से ये जानने की कोशिश करी कि आखिर वीना ने क्या गलती करी पहली। क्या उसे कॉन्वेंट छोड़ के नहीं जाना था नवोदय में? लेकिन नहीं, मुझे लगा ना, कॉन्वेंट में तो बहुत सारे टीचर और भी मिल जाएंगे, लेकिन नवोदय के उन बच्चों का साथ
मैं कैसे भूल सकती हूँ। बहराइच में एक लड़की थी, मेरी गर्ल्स कैप्टन में हाउस मिस्ट्रेस थी। बहुत मज़ेदार किस्सा है। तो रात 11 बजे मैं राउंड पे जाती थी, तो उस दिन सन्नाटा छाया हुआ था। मैंने कहा क्या हो गया भाई, सन्नाटा है, कहाँ गए सारे बच्चे। घूमते घूमते मैं अंदर गई तो मैंने देखा एक विंग खाली, 2 विंग खाली, तीसरा विंग खाली। चौथे विंग में गई तो देखा सारी लड़कियां ज़मीन में बैठी हुई हैं और कैप्टन वहाँ पे चेयर में बैठी हुई हैं और उनसे बात कर रही है। कह रही ये वीना रावत क्या समझाएगी हाउस मिस्ट्रेसशिप, इसको तो मैं सिखा दूँगी कैसे चलता है हाउस, कैसे होना चाहिए हाउस मिस्ट्रेस। मैंने भी धीरे से दरवाज़ा खोला, पीछे बैठ गई मैं भी लड़कियों के साथ। फिर कहने लगी अरे सारा काम तो हम करते हैं और देखो फिर भी हमें डांटती रहती है, कभी कहती ये सफाई करो, कभी कहती वो सफाई करो, ये करो। उसने बहुत सारी उन बातों का जिक्र करा बच्चों के सामने जो मैं उन सीनियर लड़कियों को कहती थी कि तुम बड़ी हो और तुम्हें बच्चों को, आगे आने वाली पीढ़ी को रास्ता दिखाना है। तो अचानक से उसकी निगाह मेरे पे पड़ी और वहाँ भगदड़ शुरू हो गई उस हॉल के अंदर। और सबके सब सॉरी मैडम, सॉरी, गुड नाइट मैडम करके सबके सब भागने लगे। तो बच्चों के साथ बहुत मज़ा आता था। मुजफ्फरनगर में एक लड़की थी, बड़ी दबंग लड़की थी। तो उसकी सफाई की बारी थी, शायद वो कैप्टन थी उस हाउस की। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा सफाई हो गई, कि हाँ हो गई मैडम। मैंने ठीक है। तो मैं राउंड लेने चली गई कि सफाई हुई या नहीं। तो मैंने देखा कि वहाँ थोड़ा बहुत गंदगी पड़ी हुई थी, मतलब झाड़ू ढंग से नहीं लगा हुआ था। तो मैंने क्या किया, मैं भी शैतान थी, मैंने क्या करा, बाहर डस्टबिन जो पड़ा हुआ था उसका सारा कचरा मैंने उनके विंग में डाल दिया, फैला दिया। फिर उसके बाद एज़ इट इज़ ताला लगा करके चली गई। फिर मैंने उसे बुलाया, मतलब बेटा सुनो, चलो चलते हैं, एक राउंड मारते हैं, देखते हैं कि सफाई है या नहीं, क्योंकि शायद कोई आने वाला है, विज़िट होगी यहाँ किसी की। चले गए वहाँ जाके, जैसे क्योंकि उसे तो था कॉन्फिडेंस कि मैंने सफाई करी हुई है। गई तो वहाँ देखा तो किसने करा, हमने तो सफाई की थी। मैंने कहा बेटे ये सफाई है, ऐसे में करोगे तुम, बहुत गंदा करा हुआ था। उन्होंने गंदगी मचाई हुई थी, लेकिन मतलब क्या करा था कि बीच बीच में झाड़ू करके नीचे बेड के नीचे डाला हुआ था कचरा। तो फिर खड़े होकर के मैंने कहा सफाई करा, भी मैं दोबारा आऊँगी। तो लड़कियों को मैं ऐसे करके परेशान करती थी, लेकिन उन्हें बाद में बता भी देती थी कि मैंने करा। तो शाम होती थी, गेम्स के बाद, असेंबली के बाद सब की सब मेरे कमरे में आ जाती थी और खूब गप्पे मारना 12th क्लास की लड़कियों ने। और जब 5-10 मिनट गप्पे मार लेना, उसके बाद उन्हें बोलना अच्छा भाई जाओ अपने अपने हाउस में। तो वो माहौल इतना प्यारा था ना, वहाँ हम टीचर नहीं होते हैं,